प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में दूसरा वंश आपका खिलजी वंश प्रारंभ होने वाला था। और लास्ट में मैं आपको टॉपिक डलवाया था खिलजी वंश, और आज की क्लास में खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, खिलजी वंश की शुरुआत कहां से होती है ना, और कौन सा शासक सबसे पहले होता है, इसमें इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो खिलजी वंश के बारे में लिखिएगा। मुख्य रूप से आपको पता होगा कि खिलजी वंश जो है 1290 में आया था और लगभग 1320 में ये समाप्त हो चुका था। मतलब लगभग इसने 30 वर्ष तक राज किया है। ठीक है, कितना? 30 वर्ष तक। 1290 में आया और 1320 में खत्म हो गया था। चलिएगा, अब इसकी कहानी सुन लेते हैं। इसकी कहानी क्या है, किस प्रकार से इसकी कहानी रही है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो लिख लीजिएगा, खिलजी वंश के बारे में लिखिए। खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी अफगानिस्तान में रहने वाली खिलजी अफगानिस्तान में रहने वाली अफगानिस्तान में रहने वाली एक जाति थी। खिलजी अफगानिस्तान में रहने वाली एक जाति थी जो कि हेमंदा नदी के तट पर हेमंदा नदी के तट पर हेमंदा नदी के तट पर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। हेमंदा नदी के तट पर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। उसमें से सबसे पहला शासक है खिलजी वंश का, जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसके बारे में लिखिएगा। सबसे पहला शासक का नाम लिखिएगा जलालुद्दीन। क्या नाम है बेटा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बारे में लिखिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक लिखेगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाल दी। हत्या करके खिलजी वंश की नींव डाली। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मूल नाम था मलिक फिरोज। इस व्यक्ति का बचपन का या फिर मूल नाम जो था इसका, उसका नाम था मलिक फिरोज था। किसका था बेटा ये? इसका नाम था मलिक फिरोज, और यह कुकबाद का सेनापति था। केकुबाद का सेनापति था। ये जो गुलाम वंश का जो शासक था, सेकंड लास्ट शासक था, उसका ये सेनापति रहा था उस समय। और खिलजी सर्वहारी वृक्ष विलोम करता था। खिलजी सर्वहारी वृक्ष था, मतलब ये। ठीक है, इन्होंने राजधानी सबसे पहले लिखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज यानी कि फिरोज खिलजी ने सबसे पहले राजधानी किलकारी को बनाया। सबसे पहले राजधानी किलोकारी को बनाया तथा कुछ समय पश्चात दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। लिखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने पुत्रों को निम्न उपाधियों से नवाजा। अपने पुत्रों को निम्न उपाधियों से नवाजा। खाना खान। अपने पुत्रों को ये इन नामों से पुकारता था। खाना खान के नाम से पुकारता था, खाना खाना, तथा अर्किल खा तथा कद्र खा तथा अर्किल खा एवं कद्र खा की उपाधियां दी थी इसने। अपने पुत्रों को ये उपाधियां दी थी बेटा इसने ना, यानी कि लाड का प्यार का नाम था इनका, तो इन नामों से पुकारता था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजे ने और दामाद ने मिलकर कर दी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजे और दामाद ने मिलकर कर दी, यानी कि जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो मुगल शासकों के साथ में यही हुआ है हमेशा से। इसके बाद में दूसरा शासक लिखिएगा जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुशरफ था। बचपन का नाम अली गुशरफ था। अली गुशरफ था। अली गुशरफ खां था। इसका राज्याभिषेक बलवन के राजमहल दिल्ली में करवाया गया था। इसके राज्याभिषेक बलवन के राजमहल दिल्ली में करवाया था। ठीक है। इसके बाद में लिखिएगा उपाधि। सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने तारीख लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने तारीख लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी तथा मेघ निषेध यानी कि शराब पीने के रोक लगा दी थी, है ना। मेघ निषेध तथा जुआ खेलना एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गुजरात के कर्णदेव को हराकर उसकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। गुजरात अभियान के तहत सबसे पहला अभियान था इसका, और गुजरात के कर्णदेव को हराया इसने सबसे पहले, और उसकी पत्नी थी कमला देवी, जिससे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शादी रचा ली। ठीक है, इसके बाद में लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के विजय के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के अभियान बहुत सारे रहे हैं, उनके बारे में लिखिएगा। उत्तर भारत, यानी कि उत्तर भारत के जो अभियान थे उनके बारे में लिखिएगा। उत्तर भारत के अभियान देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला अभियान था गुजरात का, इसका पहला अभियान था बेटा गुजरात का। गुजरात के बाद में दूसरा अभियान था राजस्थान का रणथंबोर। राजस्थान का रणथंबोर आ जाता है। इसके बाद में तीसरा अभियान जो है इसका होता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो किला है राजस्थान में, उसको जीतने की कोशिश करता है ये। और इसके बाद में चित्तौड़गढ़ से ये व्यक्ति आता है मालवा, जो कि राजस्थान में ही पड़ता है, गुजरात में भी हिस्सा पड़ता है इसका। तो मालवा गुजरात और मालवा राजस्थान इस क्षेत्र में आ जाता है। और इसके बाद में इसका अगला अभियान होता है बेटा जिसको धारा, और धारा के बाद में ये लड़ता है चंदेरी का युद्ध, यानी कि ये भी राजस्थान में है। राजस्थान के इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है इसको। और मालवा के विजय के बाद में धारा जाता है, धारा से चंदेरी का अभियान पर निकल जाता है, और उसके बाद में ये सिवाना चला जाता है, सिवानी चला जाता है, और इसके बाद में ये जालोर चला जाता है बेटा। राजस्थान के जालोर तक इसका अभियान रहता है, जो कि उत्तरी भारत के जो इसके प्रमुख अभियान थे वो गुजरात से प्रारंभ होकर रणथंबोर पहुंचते हैं। रणथंबोर राजस्थान से ये चित्तौड़गढ़ पहुंचता है, और चित्तौड़गढ़ से मालवा पहुंचता है, और मालवा से धारा पहुंचता है, और धारा से ये चंदेरा पहुंचता है, और चंदेरी से ये कहा जाता है बेटा सिवाना भीलवाड़ा में चला जाता है। सिवाना भिवाड़ी जहां पर है वहां पर पहुंच जाता है। ये राजस्थान का एक जिला है, वहां पर चला जाता है। उसके बाद में ये जालोर जिले के अंदर प्रवेश करता है बेटा। तो ये उत्तरी भारत के अभियान ये थे इसके। इसके बाद में दक्षिणी भारत के भी इसके कई सारे अभियान रहे हैं बेटा। तो दक्षिणी भारत के अभियानों का क्रम भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत के अभियानों के अंदर देखिएगा पहला है देवगिरी। पहला अभियान इसने प्रारंभ किया बेटा कहां से? देवगिरी से प्रारंभ हुआ, और देवगिरी से ये आगे बढ़ा, और देवगिरी के बाद में ये पहुंच गया विरांगल। कहां पर पहुंच गया बेटा? विरांगल पहुंच गया, और विरांगल से ये द्वार समुद्र पहुंचा। द्वार समुद्र पहुंचा, और द्वार समुद्र से ये मालाबार तट पर पहुंच गया बेटा। कहां पर पहुंच गया? मालाबार तट पर, यानी कि मालाबार वाले हिस्से को इसने कवर कर लिया। तो इस प्रकार से इसके दो अभियान रहे। उत्तरी भारत की तरफ ये जब निकला, सबसे पहला अभियान इसका गुजरात से शुरुआत हुआ। गुजरात से राजस्थान के रणथंबोर पहुंचा, और राजस्थान के रणथंबोर से बेटा ये आगे पहुंचा चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ से ये आगे बढ़ा जहां पर मालवा, और मालवा से धारा, और धारा से फिर ये चंदेरी चला जाता है, और चंदेरी के अभियान से सिमट कर ये सिवाना चला जाता है, और सिवाने के अभियान से खत्म कर ये जालोर में जाके अपना पहला अभियान जो है उसको खत्म करता है। यानी कि उत्तरी भारत के जो अभियान थे वो थे इसके ये। ठीक है, इनका क्रम ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पीसीएस एग्जाम में राजस्थान के बच्चे विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी हाल ही में पटवारी का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, तो उसमें ये सवाल सीधा सीधा पूछ लिया गया था, इसका क्रम पूछ रहा था वो। ठीक है, तो उत्तरी भारत के क्रमों के अंदर सबसे पहले गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर रणथंबोर आता है, तीसरा चित्तौड़गढ़ आता है, चौथा मालवा आता है, पांचवा धारा आता है, छठा चंदेरी आता है, सातवें नंबर पर सिवाना आता है, और सिवाना के बाद में जालोर आता है बेटा। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखना है इसका। ये कालक्रम पूछ लिया जाता है, और ये यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि खिलजी से संबंधित है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर अगर खिलजी शासक को जब हम पढ़ते हैं तो ये विशेष शासक माना जाता है समय का।
तो इसके बारे में जब भी पढ़ते हैं तो इसके बारे में कई बार विवादित सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, इसके बाद में दक्षिणी भारत के अभियानों पर चलते हैं। दक्षिणी भारत के अभियानों के अंदर जो देखिएगा, देवगिरी सबसे पहला अभियान देवगिरी से प्रारंभ करता है। दूसरा अभियान ये विरांगल पहुंच जाता है। तीसरा अभियान ये द्वार समुंदर पहुंच जाता है। और चौथा अभियान के अंदर ये मालवार पहुंच जाता है बेटा, ठीक है। तो इन 4 जगहों पर जो है ये क्या करता है बेटा, अपना देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अब मंत्री परिषद के बारे में आप टॉपिक डाल लीजिए, उसके बाद में मंत्री परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपकी कंप्लीट हो गई और यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो मैंने आपको जानकारी बताई है। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग, यूपीएससी के एग्जाम में जो सवाल बनते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जो सवाल बनते हैं, अधिकतर सवाल ऐसे बनते हैं जिनको हमारे द्वारा या फिर अपने द्वारा या फिर आप लोगों के द्वारा या फिर किताबों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ रखा है लेकिन ये सवाल यहां से नहीं आया, लेकिन उसका सीधा सीधा संबंध कहां से होता है उतना सा मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसे मैंने पढ़ाया है तो मेरे पढ़ाए हुए में से पूरे सवाल आएंगे, या फिर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें से पूरे सवाल आपको मिल जाएंगे। यानी कि कंपटीशन का आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ऐसा कभी संभव नहीं है कि सारे के सारे सवाल मिल जाएंगे। यानी कि जिस टॉपिक में से जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से अगर सवाल बनाया जाए तो तब तो संभव है कि आपको वो सवाल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि आप कहेंगे कि सर जब अगर सवाल ही नहीं आते हैं तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है और पढ़ने का क्या मतलब है। बिल्कुल ये बात आपकी सार्थक है और इसको मैं सहमत हूं इस बात से कि पढ़ने का क्या मतलब है फिर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं आप छोटी छोटी चीजों को जो है अवॉइड करते चले जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं। कई बार टीचर्स भी ये गलती कर देते हैं और कई बार हो भी जाती है ये गलती। क्योंकि एक किताब के एक पेज से जब नोट्स की कॉपी की जाती है, जब नोट्स बनाता है एक शिक्षक, तो उस समय उसके नोट्सों में कई बार जो है चूक हो जाती है, कई बार वो छूट भी जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर 3-4 किताबें अगर आप पढ़ते हैं तब आपके साथ में ऐसा नहीं हो सकता। तो शिक्षक के साथ में कभी भी ये गलती नहीं होती, क्योंकि शिक्षक पहले ऑलरेडी 3-4 किताबें पढ़कर आता है। लेकिन यही गलती विद्यार्थी से हो जाती है, क्योंकि शिक्षक जो विद्यार्थी को दे पाता है उसको विद्यार्थी ग्रहण कर पाता है, ठीक है। तो शिक्षक जो है, शिक्षक क्या करता है कि अपने नोट्सों में से नोट्स बनाता है, जैसे किताबों में से नोट्स बनाएगा, उसके बाद में वो आपको नोट्स लिखवाएगा। अब नोट्स आपने वही लिखे जो आपकी किताबों में लिखे हुए थे, बस इतना सा डिफरेंस है कि टीचर ने कुछ उसको थोड़ा विस्तार से बता दिया या उसको समझा दिया। लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि टीचर शिक्षक जब भी आपको लिखवाते हैं उनके नोट्स लिखवाने के साथ साथ वो एक काम और करते हैं जो काम की आपको जरूरत होती है, क्योंकि वो आपको बताते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जितने शब्द मेरे द्वारा बोले जाते हैं उतने को आप याद रख पाओगे, लेकिन अगर आपको जहां पर इंपोर्टेंट शब्द लगे कि ये शब्द थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है या मेल खाता है या फिर इससे डिफरेंस है यानी कि अलग है, तो उस शब्द को आप नोट कर लें। और वो नोट कहां करना है, आपकी कॉपी का पेज के ऊपर जो लाइन होती है उस लाइन के ऊपर आपको वो नोट करना है। वो इसलिए नोट करना है क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे तो वो शब्द के बारे में आपको याद आ जाएगी। और यही इसी प्रकार से कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो शिक्षक पढ़ाने के बावजूद भी विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण सीधा सीधा यह है कि आपको ऊपर जो शब्द दिए जाते हैं उनको आपको विशेष तौर पर ऊपर वाली जो लाइन होती है उसके अंदर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिएगा, अब हम चलेंगे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मंत्री परिषद के बारे में लिखिए बेटा, मंत्री परिषद में कौन कौन से सदस्य हुआ करते थे तो उनके बारे में लिखो। मंत्री परिषद में दीवाने हुआ करते थे जिसको वजीर कहा जाता था। दीवाने को क्या कहा जाता था, वजीर कहा जाता था। दीवाने जिसको वजीर कहा जाता था। दूसरा दीवाने ईसा होता था। दीवाने ईसा की बात करें या दीवाने ईसा जो होती थी, दीवाने ईसा की बात करें तो वो शाह आदेश की पालना करवाता था। शाही आदेश की पालना करवाने वाला विभाग हुआ करता था जिसको किस नाम से जाना जाता था, दीवाने ईसा के नाम से जाना जाता था, जो कि शाही आदेश की पालना करवाने का काम करता था, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में लिखिएगा दीवानीय आरजी। दीवानीय आरजी की बात करें तो ये होता था सैन्य मंत्रालय। दीवानीय आरजी यानी कि सैन्य मंत्रालय, यानी कि सैनिक लोग हुआ करते थे। दीवाने रसालात हुआ करता था जिसमें विदेशी विभाग के अंदर उसको रखा गया था। दीवाने रसालात
जो कि विदेशी विभाग हुआ करता था, विदेश के जो भी कार्य होते थे उसको वो निपटाया करता था। तो आपने लिखा दीवाने, दीवाने इंसा और दीवाने आरजू और इसके बाद में दीवाना रसालात। ये चार शब्द आपको ध्यान रखना है, चारों का मतलब आपको पता है, ठीक है। चलिएगा आगे लिखिएगा। गुजरात के अभियान में या गुजरात के अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान नसरुत खां, गुजरात अभियान के दौरान नसरुत खां ने एक हिंदू हिजड़ा, एक हिंदू हिजड़ा यानी कि किन्नर जो होता है, एक हिंदू हिजड़ा 1000 दिनार में खरीद लिया, 1000 दिनार में खरीदा। उस हिजड़े का नाम मलिक काफूर था, उस हिजड़े का नाम मलिक काफूर था और इसका उपनाम जो था 1000 दिनार के नाम से भी इसको जाना जाता था, 1000 दिनार के नाम से भी इसे जाना जाता था। देखिए बेटा, कहानी ऐसी है कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद मेरी तकदीर में नहीं लिखा होगा, सफलताएं पाने शायद मेरी तकदीर में नहीं लिखा होगा। ये किसको पता होता है कि एक किन्नर जिसको लोग शकल देखना पसंद नहीं करते, वो भी कभी साम्राज्य संभाल लेगा। तो ये वक्त बताता है कि आपके हाथों की लकीरों में और आपके मस्तिष्क पर क्या लिखा हुआ है, इसको कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। तो ध्यान रखना कि मेरी सफलताओं को कोई नहीं तोल सकता जब तक मेरे प्राण ना खोलूंगा, जब तक मेरी सफलताओं को कोई नहीं रोक सकता, जब तक मैं अपना पंख नहीं खोलूंगा और इतनी ऊंची उड़ान उड़ लूंगा, लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। यानी कि एक कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक जो मामूली सा जो किन्नर होता है, जिसका लोग चेहरा देखना पसंद नहीं करते, वो व्यक्ति कभी शासक संभालेगा, वो भी दिल्ली का, और वो भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में उस व्यक्ति को पढ़ा जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। और जब इसको 1000 रुपए दिनार में, यानी कि 1000 दिनार के अंदर इसको खरीदा गया, यानी कि 1000 रुपए के अंदर इस व्यक्ति को खरीदा गया और इसको दिल्ली ले गया। नसरुत खां ने गुजरात अभियान के दौरान इस व्यक्ति को खरीदा जिसका नाम होता है मलिक काफूर। तो ध्यान रखना कि मेरी उड़ान को तब तक आप बाज नहीं कर सकते, तब तक मेरे पंख नहीं खुलेंगे, और वो दुनिया मेरी सफलता को क्या रोकेगी, जिनको अभी तक मेरे पंखों पे भरोसा है मुझे और मुझे उड़ना है। तो वही बात है कि मलिक काफूर ने भी ये बात सत्य कर दी, और ये सत्य करके बताया था उन्होंने। उसने पहले ही कहा था, जब नसरुत खां उसको खरीदने आया था तब उसने कहा था, उससे एक मजाक की बात है, उसकी एक कहानी है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, एक बहुत अच्छी कहानी है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में वर्क ऑफ सेशन के तहत आप लोगों को मैं कहानी सुनाऊंगा, बहुत प्यारी कहानी है, शायद आपके जीवन में उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा है उस कहानी से, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि इसकी और जो नसरुत खां के बीच में जो वार्तालाप होती है उसकी एक कहानी है वो ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने लिखेगा, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को, जिसको किन्नर कहते थे यानी कि जो हिजड़ा था, उसको क्या बना दिया, मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया था। मलिक ए नायब, नायब का पद वही नायब तहसीलदार जिसको कहा जाता था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नायब किसे कहा जाता था। एक नायब का पद हुआ करता था जो कि अमीर लोगों ने राजा को यानी कि शासक को कमजोर करने के लिए वो पद बनाया था, और इसकी पद जो है मलिक ए नायब के नाम से एक पद दे दिया गया मलिक काफूर को। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने यह पद इसको दे दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद में, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में मलिक काफूर ने 35 दिन तक शासन किया, 35 दिन तक शासन किया। अब आप देख लीजिए और आप सोच लीजिए, 1000 रुपए में खरीदा हुआ व्यक्ति, एक किन्नर, एक हिजड़ा जिसको आप कहते हैं, यानी कि कहा जाता है ना कि सिक्का, खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है। तो ये कभी भी नहीं लिखा होता है कि कभी, ये ऐसा संभव ही नहीं था कि कभी इतिहास में एक किन्नर, एक हिजड़े का भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन शायद आपको भी इस चीज के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जब इतिहास को पढ़ते हैं तब पता चलता है इन चीजों का। ठीक है, तो मलिक काफूर ने 35 दिन तक शासन किया था बेटा दिल्ली के ऊपर। कितने दिन तक? 35 दिन तक।
तो इस व्यक्ति ने लेकिन वफादार था। बात यह है कि वफादार था, नमक हरामी नहीं की। अगर ये चाहता तो ये खुद भी शासक बन सकता था अलाउद्दीन खिलजी के बाद में, क्योंकि ये पूरा शासन संभाल रखा था। इसको हर चीज का पता था, सैन्य विभाग को कैसे चलाना है, अमीरों को कैसे चलाना है, कर कहां से वसूल करना है, किस प्रकार से अभियान में लड़ाई करनी है, किस प्रकार से जीतना है, पूरी रणनीति जानता था ये। लेकिन इसके बावजूद भी इसने नमक हरामी नहीं की। 35 दिन तक इसने शासन किया और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र को यह शासक बनाता है और उसका अंगरक्षक बनकर उसकी रक्षा करने लगता है। तो लिखिएगा, आगे लिखिए आप। मलिक काफूर ने अपने आप को सेनापति घोषित कर दिया। मलिक काफूर ने अपने आप को सेनापति घोषित कर दिया और सेनापति घोषित करने के पश्चात कहीं विजय प्राप्त की, जिनमें से पहली विजय थी विरांगल। कहीं विजय प्राप्त की, जिसमें से पहली विरांगल, द्वार, समुद्र, मालाबार और मुद्राई की विजय शामिल है। विरांगल की विजय के दौरान विरांगल का शासक प्रताप रुद्रदेव ने संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर मलिक काफूर को दिया। देखिए बेटा, कितनी बड़ी किस्मत है। इसको किस्मत नहीं कहते हैं, इसको अपने पंखों में जोर था तो उड़ान भरनी है। वो कहते हैं ना कि अन्य पक्षी जब बारिश होती है तो अपने पंख सिकोड़ के पेड़ों की टहनियों में छुप जाया करते हैं, लेकिन बादलों के ऊपर भी एक पक्षी उड़ता हुआ रहता है और उसका नाम होता है बाज। तो दुनिया तो असफलताओं को देखती है, दुनिया हर चीज के अंदर जो है असफलता देखने की कोशिश करती है और हर चीज में आपको कहीं पर विजय मिलेगी तो कहीं पर हार। लेकिन लोग हार को इतने प्रभावी रूप से लेते हैं कि शायद दोबारा कोई व्यक्ति उस रास्ते पर चलने की कोशिश ही ना करे। लेकिन जिस व्यक्ति ने चलने की कोशिश की है तो बादलों को चीरकर जिस प्रकार से बादलों के ऊपर बाज उड़ता है ना, उस प्रकार से हर पक्षी उड़ सकता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है बारिश से टकराने की। तो वही बात है कि इन दुनिया की बुराइयों से टकराने की औकात नहीं है आपकी और मेरी। इसलिए नहीं तो अगर इन दुनिया की बुराइयों से टकराकर अगर ऊपर उठना चाहें तो हम आराम से आगे निकल सकते हैं। लेकिन कहा करते हैं ना कि कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल जब कीचड़ से खिलता है तो उसी को पता होता है कि उसने कितनी दुविधाएं झेली है, उसकी क्या कीमत है। कीमत बाद में पता चलती है जब वो कमल खिल जाता है। उससे पहले उसको पता होता है कि कीचड़ में किस प्रकार से निकलना होता है, कीचड़ से कितनी दुविधाओं को और कितनी समस्याओं का समाधान करते हुए और कितना संघर्ष करने के पश्चात कमल बाहर खिलता है। और रात्रि में जब कमल निकलता है तो उस कीचड़ को चीरता हुआ कमल निकल जाता है, लेकिन सुबह उसको सूर्य के प्रकाश का इंतजार करना पड़ता है। तो यही होता है कि बेटा हम एक गरीब परिवार से, एक नीचे तबके से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हमें आगे कुछ करना होता है तो हमको समय और परिस्थितियां और संघर्ष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें भी उस सूर्य का इंतजार होता है। और जब जब वो किरण सूर्य की सबसे पहले कमल के ऊपर गिरती है तो वो अपना फूल खिला देता है। तो उसी प्रकार से मानव जीवन में और हमारे सबके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब कमल के भांति, जिस प्रकार से कमल सूर्य की किरण पाकर अपने आप को खोल देता है, दुनिया को दिखा देता है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो उसी प्रकार से आप सबके जीवन में भी मौका आता है, लेकिन अपन उस मौके को समझ ही नहीं पाते हैं। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति के साथ में एक संघर्ष के बाद में एक कहानी छुपी होती है, और उस संघर्ष के बाद की कहानी को अगर अपन समझ जाएं तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर अभी आपके जीवन में समस्याएं हैं तो चिंता मत करिए, समस्याओं के बाद में ही समाधान मिलता है और समाधान के बाद ही सफलता मिलती है। तो सफलता ज्यादा दूर नहीं है आपसे, तो उसको बारे में सोचें आप लोग, ना समस्या को देखें। जिस प्रकार से मलिक काफूर एक खरीदा हुआ एक किन्नर था जिसका लोग मुंह देखना पसंद नहीं करते, उसने 35 दिन तक दिल्ली पर शासन किया, पूरे भारत को अपने हाथ में रखा और उसके पश्चात अपने आप को सेनापति घोषित कर दिया और उसके बाद में कहीं विजय प्राप्त की उसने। ठीक है,
तो यह होती है मोटिवेशनल दुनिया का। चलिएगा आगे लिखिएगा। और वीरांगल की विजय के दौरान रुद्र प्रताप रुद्रदेव से उसने दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर यानी कि डायमंड हीरा उसको मिला। मेवाड़ के राणा रतन सिंह से भी उन्होंने मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध करने के पश्चात मेवाड़ को जीत लिया। मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह से मेवाड़ जीतने के पश्चात अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर मेवाड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। लेकिन बेटा होता क्या है, मेवाड़ को जब ये राणा रतन सिंह से जीत तो लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और कुछ समय पश्चात जो खिजरो खां है उसका पुत्र होता है, और खिजरो खां ये दिल्ली पर शासन करता है अलाउद्दीन, और खिजरो खां को राजस्थान का शासन दे जाता है। जब मेवाड़ का शासक इसके बागडोर में आता है, इसके हाथ में आता है, तो ये अपने नाम से खिजराबाद उस शहर का नाम रख देते हैं मेवाड़ का, और उसके अंदर उसको शासक बनाकर जाता है अपने बेटे को, जिसका नाम होता है खिजरो खां। लेकिन खिजरो खां का मन नहीं लगता है यहाँ पर, क्योंकि इसकी एक प्रेम कहानी थी, और प्रेम कहानी के बारे में फिर वर्क ऑफ सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे, नहीं तो अभी काफी लंबा चला जाएगा इतिहास, ठीक है। तो इसकी एक प्रेम कहानी थी, इसके कारण इसको राजस्थान को मेवाड़ के अंदर इसको रहना रास नहीं आया, और ये वहां से छोड़कर चला जाता है। आगे लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक मामलों को दीवाने ए रसालात संभालते थे। आर्थिक मामलों को दीवाने ए रसालात कहा जाता था, रसात कहा जाता था, दीवाने ए रसात कहा जाता था, तथा पुलिस विभाग को कोतवाली कहा जाता था। न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश को सुल्तान कहा जाता था। न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश को सुल्तान कहा जाता था, यानी कि शासक जो होता था वो सुल्तान होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय डाक व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई, साथ ही में सेना को वेतन मिलने लगा, साथ ही में सेना को वेतन देना प्रारंभ किया, तथा बाजार नियंत्रण पद्धति पर भी काम किया, तथा बाजार नियंत्रण पद्धति शुरू हो गई। बाजार नियंत्रण पद्धति की शुरुआत हुई, तथा भूमि की माप तथा भूमि को नापा जाने का कार्य किया जाने लगा, यानी कि भूमि पर माप कराई गई। सबसे पहले भूमि नापी इसने बेटा, देखो भूमि की नाप करवाई। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो तथा अमीर हसन दोनों लेखकों को दहलवी संरक्षण दिया। अमीर खुसरो और अमीर हसन को दहलवी संरक्षण दिया, यानी कि इनकी सुरक्षा और रक्षा करने का काम भी किया इसने। एक इकोनॉमी का टॉपिक है बेटा, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का है, थोड़ा सा कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इसका टॉपिक ला लीजिए आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी की टॉपिक डालो, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए अधिकारी, क्योंकि इकोनॉमी की शुरुआत और इकोनॉमी की संबंध की बात की जाती है, तो सबसे पहले इकोनॉमी की शुरुआत जो है बाजार नीति से। जब अभी आगे आप पढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर बाजार नीतियां, तो उनकी शुरुआत यहां से हो चुकी थी मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और इस व्यक्ति ने कर दी थी, ठीक है। चलिएगा, तो इसने शुरुआत कर दी थी। अब लिखिएगा इसके बारे में।
अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित विभाग थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित विभाग थे। विभागों का नाम लिखिएगा। शाहीन ए मंडी, पहला विभाग जिसका नाम है शाहीन ए मंडी, बाजार अधीक्षक होता था। ये क्या होता था? बाजार अधीक्षक। जैसे पुलिस अधीक्षक होता है ना, आईपीएस कार्यालय होता है पुलिस अधीक्षक, उसी प्रकार से जहां से कंट्रोल किया जाता है पूरा, उसी प्रकार से शाहीन ए मंडी होता था। और शाहीन ए मंडी के अंदर जो है बाजार अधीक्षक बैठता था। इसके बाद में लिखिएगा दूसरा विभाग था दीवाने ए रसात, सॉरी दीवाने ए रियासत। दीवाने ए रियासत, दीवाने ए रियासत। दीवाने ए रियासत का काम क्या था? बाजार नियंत्रण रखने का। आगे लिखिएगा उसके बराबर, बाजार नियंत्रण रखने का। इसके बाद में लिखिएगा तीसरा विभाग का नाम था सराय अदल। तीसरा विभाग था जिसका नाम था सराय अदल। सराय अदल के बारे में लिखिएगा न्याय के लिए। सराय अदल किस लिए होता था? न्याय के लिए, किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय ना हो उसके लिए होता था सराय अदल। इसके पश्चात लिखिएगा वारदी ए मंडी। वारदी ए मंडी, वारदी ए मंडी जो होता था उसको बाजार निरीक्षक कहा जाता था। वारदा ए मंडी जो कार्यालय होता था, जो ऑफिस होता था, उसके अंदर बाजार निरीक्षक बैठा करता था, तो बाजार निरीक्षक हुआ करता था। और एक विभाग और था जिसका नाम था मुनहिन विभाग। मुनहिन विभाग, और मुनहिन विभाग किसका होता था? गुप्तचर लोगों का। मुनहिन विभाग किसका होता था बेटा? गुप्तचर लोगों का होता था। और वो इसलिए होता था क्योंकि कोई भी व्यक्ति ठगी ना करे, 2 नंबरी का काम नहीं करे, और वो बाजार को पूर्ण तरीके से नियंत्रण रखते थे, पूर्ण तरीके से ध्यान रखते थे। और फिर वो ये जो अधीक्षक जो कार्यालय हुआ करते थे इनमें जाकर बता दिया करता था। इस वजह से उन लोगों पर, उन चीजों पर कार्रवाई की जा सकती थी। आज अभी मिलावटी का सामान बेचते हैं तो आज तो सरकार चोर हो गई है, लेकिन राजा के शासन में ऐसा नहीं था, क्योंकि राजा के शासन में नमक हरामी करना, मौत के घाट उतार देना जिसका काम था। आज क्या होता है कि आज देखिएगा वाणिज्य विभाग, डेवलपमेंट जो विभाग होता है वाणिज्य विभाग होता है। वाणिज्य विभाग के लोग जो होते हैं, जिसके अंदर खाद्य फूड कॉर्पोरेशन जो होता है, उसके तहत जो है बाजारों के अंदर जो वस्तुएं होती है जिनकी चेकिंग की जाती है, तो उसमें जो मिलावटीखोर जो सामान होता है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तथा उसे दंडित किया जाता है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय के हालात क्या है? आपको कभी सुना है आपने किसी फैक्ट्री को ये मिलावटी पदार्थ पाने के कारण इसको बंद कर दिया गया है? आज लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कोई नहीं सोचता। आज भी उस विभाग के लोग हैं, काम करते हैं, लेकिन वो लोग काम इस प्रकार से नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्तियों के जो सामान होते हैं, जिस प्रकार से आप जैसे खाद्य विभाग से यानी कि फूड कॉर्पोरेशन से आप अगर चुनकर गए, जिसमें से आप लोग फूड कॉर्पोरेशन को बोलते हैं, यानी कि आईएफएस अधिकारी जिसको बोलते हैं आप लोग, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन का जो विभाग होता है उसका आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी आप बोलते हैं। एक फॉरेस्ट अधिकारी होता है, एक आईएफएसएस अधिकारी होता है जो कि काम करता है जिला के लिए, और वो काम करता है फूड कॉर्पोरेशन के लिए, यानी कि खाने पीने की जो सामग्रियां होती हैं उसमें मिलावट ना हो। तो वो आप ही लोगों में से अधिकारी होते हैं, और वो अधिकारियों का काम क्या होता है, क्योंकि वो अपने कार्यालय में अच्छे से बैठते हैं, आराम से अपनी ड्यूटी करते हैं, और अपने बंगले पर जो है सब सामान आ जाते हैं, क्योंकि खाने पीने की किसी भी प्रकार की कोई चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, क्योंकि दुकानदार जो होता है, जो व्यापारी जो होता है, वो पहले ही उसको सारी चीजें पहुंचा देता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इसको नहीं पहुंचाऊंगा या फिर उसको महीने का जो हफ्ता वसूली, जो पैसा वसूली करता है, वो भी वो लोग करते हैं। आजकल वर्तमान समय की हालत यही है, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सच्चाई है, आप ना माने या ना माने, क्योंकि मुझे इस चीज की बहुत नॉलेज है, क्योंकि हमारे परिवार में से भी एक व्यक्ति जो था इस सेवा में था, इस सर्विस में था, तो अक्सर बदलने की काफी कोशिश की जाती है, लेकिन बदलाव नहीं होता है, क्योंकि आपको अक्सर उसी माहौल में डलना पड़ता है। तो आपने आज तक मतलब ये 4-5 साल से या 10 साल से, 10 साल तो नहीं हुए, लेकिन 2015 के बाद में, 2016 के बाद में
शायद आपने कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं सुनी होगी और ऐसी कोई न्यूज भी नहीं सुनी होगी कि किसी फैक्ट्री को, खाद्य विभाग की कोई फैक्ट्री है जिसको बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें मिलावट पाई गई। क्योंकि आजकल अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। कंपनी वाले सीधे टेंडर भरवाते हैं, सीधे पैसे देते हैं उनको, कितने करोड़ चाहिए ले लो, हमेशा के लिए दे देते हैं, सरकार को खरीद लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो कोई उठाता ही नहीं है। आज आप देखिएगा खाद्य तेल जो होता है, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार मैं भी इसके चक्कर में फंस गया था। हाँ, तो ये खाद्य तेल जो होता है इसमें आपको पता है कितनी मिलावट आती है। इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन 53% मिलावट आती है इसके अंदर। मात्र 47% इसमें वो पदार्थ होता है जिसकी आप मात्रा देखते हैं। सरसों का ऑयल जो होता है उसकी आप बात करते हैं, उसमें 47, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि 45% मात्रा पाई जाती है मात्र सरसों का तेल की। बाकी आपको यही पता नहीं है कि इसमें मिलावट क्या की जाती है, ठीक है। तो आज की दुनिया में मिलावटखोर बहुत ज्यादा है और मिलावटखोर होती जा रही है, लेकिन इस विभाग पर काम नहीं हो रहा है क्योंकि वर्तमान समय में मुहिम यानी कि गुप्तचर व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। और गुप्तचर व्यवस्था हो भी तो अभी आपने खरीद लिया। अब मान लीजिए आपको पता है कि इस फैक्ट्री का माल जो है खराब है, आप मैनेजर है तो आपको तो बढ़िया तनख्वाह मिल रही है, आपको क्या मतलब है। लेकिन कहीं लोग होते हैं, इस पर एक मूवी बनी थी, अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छी मूवी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है लेकिन पुरानी मूवी थी, बहुत अच्छी थी, जिसमें एक सीनू नाम का एक व्यक्ति होता है। हाँ, सीनू के नाम से आपको मिल जाएगी। सीनू एक नाम का एक व्यक्ति होता है जो एक फैक्ट्री में काम करता है, जिसमें खाद्य तेल उनके बारे में एक बहुत बड़ी वो फैक्ट्री में आग लगवा देता है, लास्ट में वो एमडी बन जाता है फैक्ट्री का। उसके बाद में खाद्य सुधारक, मिलावटें, बिस्किट, ये इन चीजों पर उन्होंने बात की थी, बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन शायद उस पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन नहीं लगा था उस पर बैन क्योंकि वो मूवी चली थी और सीनू के नाम से उस मूवी का नाम, सीनू एक्टर था उसमें, एक सीनू नाम का लड़का था जिसने उसका रोल अदा किया था एक्टर का। बहुत शानदार मूवी थी, बहुत शानदार। बिस्किट बनने की फैक्ट्री पे वो मूवी बनाई गई थी, आप देखिएगा कभी, आपको सच्चाई पता चलेगी। और एक व्यक्ति था जिनका नाम था राजीव दीक्षित ही। अगर राजीव दीक्षित के बारे में आप जानते हो तो मैं तो उनको काफी समय से फॉलो करता था, लेकिन वर्तमान समय में हमारी दुनिया में नहीं है वो, क्योंकि जो इसको आज अगर यूट्यूब पर कहना जाहिल नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिसका आप आज क्रांति, जो दंत क्रांति, गौमूत्र, जड़ी बूटियों से मिली हुई दवाइयां, कोलगेट, ये सारी चीजों को बैन बंद करवाने वाली और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने वाला एक बाबा, जिसको आप ढोंगी बाबा के नाम से जानते हैं, तो वो एक बाबा था, उस बाबा ने उसको मरवाया था। आप कभी सर्च करिएगा यूट्यूब पर राजीव दीक्षित के नाम से। एक देश का इतना बड़ा महापुरुष था, अब्दुल कलाम आजाद के बाद में भारत को एक कोहिनूर मिला था, कोहिनूर था भारत का, रियल बात है। सच्चाई के राह पर चलने वाला एक आईआईटी का बंदा था, वो बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति था, बहुत गजब था। रियल में उसकी कहानी सुनिएगा आप कभी, आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। इतना गजब व्यक्ति था और वो हर चीज के, हर प्रोडक्ट के बारे में जानता था कि वो इसमें कितना मिलावट किया जा रहा है, इसमें कौन सा केमिकल मिलाया जा रहा है, हर चीज के बारे में आवाज उठाता था। ऐसे व्यक्ति को ढोंगी बाबा जिसका नाम है, अब आप समझ गए होंगे किसका है। तो उस व्यक्ति ने जहर देके, खाने में जहर देके उसको मरवा दिया था, नहीं तो आज हमारा भारत दूसरी दिशा में होता। क्योंकि वो शिक्षा का भी विरोध करता था, क्योंकि ये जो मैकोलिक शिक्षा नीति जो चल रही है ये भी गलत है। तो मैंने उनको काफी फॉलो किया था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कभी मुलाकात ना हो पाई उनसे। बल्कि मैं जब से, मतलब मैं सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ा था, तभी से मैं उनके बारे में जानता था और उनको मैंने काफी रिसर्च भी की है उनके बारे में। जो भी उन्होंने प्रोडक्ट दिया, जो भी चीजें उन्होंने बताई किसानों को लेकर, किसी खाद्य सामग्री को लेकर, सब चीजों पर उन्होंने, मैंने बहुत गौर से उनको सुना, देखा। आप भी देखिए कभी मौका मिलेगा तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिएगा अब आगे लिखिएगा, थोड़ा सा अपना टॉपिक कोई और था, अपन किसी और साइड में चले गए, लेकिन ये बातें जरूरी है क्योंकि हमारे वर्तमान समय की हालातों से जुड़ी हुई बातें करना जरूरी है। इसके बाद में लिखिएगा, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के मरण प्रांत, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के पश्चात मलिक काफूर ने नवजात शिशु शाहबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया। नवजात शिशु यानी कि उसका पुत्र छोटा था, उसको शहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया और उसका संरक्षक बन गया। शहाबुद्दीन को राजगद्दी पर बिठाया और उसका संरक्षक बन गया। एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था खजाइनुल फतह, खजाइनुल फतह, खजाइनुल फतह के नाम से एक ग्रंथ लिखा गया। उसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को एक उपाधि दी थी, और उपाधियां कौन कौन सी थी आपको पता है? विशु का सुल्तान, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, विशु का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। पृथ्वी का शासकों का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान।
युग का विजेता, युगों का विजेता अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। जनता का चरवाहा, और जनता का चरवाहा भी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में जो शासक होता है उसका नाम होता है मुबारक शाह खिलजी। उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, और मुबारक शाह खिलजी के बारे में अगली क्लास में देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुझे उम्मीद है जहां तक मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आप लोगों को कैसी रही है जानकारी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी क्लास के अंदर हम चर्चा करते रहेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। चलिएगा, फिर अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। मुबारक शाह खिलजी के बाद में हम सीधे तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिएगा, मुबारक शाह खिलजी को भी कंप्लीट कर लेते हैं आज की क्लास में, फिर डायरेक्ट अपन तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। लिखिएगा मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, यानी कि खिलजी वंश का समाप्ति हो गई आज ना। 30 वर्ष चला, ज्यादा नहीं चला, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। लिखिएगा मुबारक शाह ने, मुबारक शाह ने, मुबारक शाह ने खिलाफाओं का आदेश नहीं माना, खिलाफाओं का आदेश नहीं मानकर स्वयं को खिलाफा घोषित कर दिया। खिलाफाओं का कहना ना मानकर स्वयं को खिलाफा घोषित कर दिया। मुबारक शाह खिलजी ने, इसका शासनकाल लिख लीजिए बेटा, 1316 से ये रहा था, 1320 तक रहा था शायद ये। हाँ, लगभग 1320 ही रहा था ये। 4 साल इसने भी शासन किया था। मुबारक शाह खिलजी ने निम्नलिखित उपाधियां धारण की। इसने खुद ने उपाधियां धारण की थी, देखिएगा, लिखेगा अली इमाम के नाम से, अली इमाम, उल इमाम, अली इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल लह, खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी। खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की थी इसने। बर्नी के अनुसार, इतिहासकार बर्नी बहुत बड़ा इतिहासकार रहा है, बर्नी के अनुसार मुबारक शाह दरबार के अंदर नग्न अवस्था में आता था। बर्नी के अनुसार मुबारक शाह जो था वो दरबार के अंदर नग्न अवस्था में आता था। मुबारक शाह की हत्या गाजी मलिक, मुबारक शाह की हत्या गाजी मलिक यानी कि गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। गाजी मलिक यानी कि गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। और खुसरो शाह ने मुबारक शाह को पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो शाह था इसका जिसने पैगंबर की उपाधि धारण कर ली थी। खुसरो शाह ने पैगंबर की उपाधि धारण कर ली थी, और ये अंतिम शासन था खिलजी वंश का। इसके बाद में तुगलक वंश आ जाता है, गियासुद्दीन तुगलक इसकी हत्या कर देता है और 1320 में खुद शासक बन जाता है। तो तुगलक वंश के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आपका ये पूरा खिलजी वंश कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और बाकी चीजें और बाकी इंटरेस्ट जो है इतिहास को पढ़ने का, मध्यकालीन भारत के इतिहास को मैं आप लोगों से पहले भी कहता था और फिर कह रहा हूं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में आप लोगों को मुंह जबान पर याद करवा दूंगा। और आने वाले समय में आपको आपकी यानी कि आपके समय में, आपके बचपन में आपकी दादी नानी जो भी थे, दादा, वह आपको चंदा मामा, सूर्य मामा इनकी कहानियां सुनाया करते होंगे।
लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज की, कि आप लोग आने वाले समय में आपके बच्चों को मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास की कहानियां सुनाएंगे। इन शासकों के बारे में और इन वंशों के बारे में मैं आप लोगों को कहानी के रूप में एक वर्क सेशन के तहत हम लोग काम करेंगे, जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम मुंह जबानी याद करेंगे, ठीक है। और सारी चीजें बहुत डीपली मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी। इससे बाहर ज्यादा कुछ आता नहीं है। मध्यकालीन भारत के इतिहास से वैसे लगभग ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, और पूछे जाएंगे वो आपको आसानी से आ जाएंगे। तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी रखना है, क्योंकि छोटे एग्जामों के लिए बहुत यूजफुल होता है, और दूसरी आपके जीवन के लिए भी, क्योंकि हमारे जीवन में इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम सीखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता है मलिक काफूर एक हिजड़ा था, हिंदू हिजड़ा, जिसने 1000 रुपए में खरीदा गया था, और उसकी तकदीर, उसके नसीब में कहाँ लिखा हुआ था शासक बनना। लेकिन कहते हैं ना कि जब उड़ान ही लंबी उड़नी हो तो फिर रास्ता क्या देखना, और मौसम को क्या देखना, उड़ना ही है। तो बाज की तरह उड़ना ही है अपन को बादलों के ऊपर, तो फिर उड़ना ही है। अब किसकी देरी है, ठीक है। तो चलिएगा, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह अपना यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें। और भी जो वेबसाइट्स है, बहुत सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, महिंद्रा हिल्स एकेडमी के नाम से आप सर्च करिएगा, हर प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हैं, और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, और अगर आपका दुआ और आपका दिल गवाह दे तो आपके साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है, निकाल भी सकते हैं अपनी भड़ास। अगर आपको बुरा लगा, इतना समय मैंने आपको लिया, तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं इस पर कोई चॉइस नहीं लेता, ठीक है। तो चलिए फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।